हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीसीआर बीजेएम 001 यानी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीसीआर बीजेएम 001 के खंड 1 में इकाई 2 भारत में सामुदायिक रेडियो, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में प्रसारण नीति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में प्रसारण नीति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रसारण भारतीय बेतार अधिनियम 1885 द्वारा प्रशासित है, जो केंद्रीय सरकार को बेतार उपकरणों की स्थापना, प्रबंधन और परिचालन के निदेशक लाभ अधिकार देता है। बिना किसी लाइसेंस के रेडियो रिसीवर और वायरलेस उपकरण आपके पास होना इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट के अंतर्गत अपराध है। यह एक्ट सन 1933 में ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस फी की चोरी और वायरलेस उपकरणों के अवैध कब्जे को ध्यान में रखकर लागू किया था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरकार ने इसे समानांतर स्वायत्त परस्पर संबंध सूचक प्रसारण व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का कोई प्रयत्न नहीं किया। जन संचार माध्यमों के अभिनव प्रयत्नों से अलग देश की सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रख स्थानीय जनता को उनकी बोली भाषा में सूचना पहुंचाने के प्रति भी सरकार उदासीन रही। राज्य नियंत्रित ऑल इंडिया रेडियो के कारण सांस्कृतिक बहुवाद काफी विकसित हुआ। सन 1999 तक भारत में रेडियो का अर्थ केवल ऑल इंडिया रेडियो था, जो सरकार के नियंत्रण वाली प्रसारण व्यवस्था थी। स्वाधीनता के समय ऑल इंडिया रेडियो के पास केवल 6 केंद्र थे। आज इसके पास देश के 98% कवरेज के संसाधन है। 1980 तक आकाशवाणी ने बहुस्तरीय प्रसारण व्यवस्था विकसित कर ली थी, जो नई दिल्ली से 2 राष्ट्रीय चैनल के प्रसारण, उच्च शक्ति के एएफएम ट्रांसमीटर और शॉर्टवेव पर चल रही थी। सभी राज्यों की राजधानी में क्षेत्रीय चैनल और कम से कम एक क्षेत्रीय स्टेशन अन्य प्रमुख शहर से जो स्थानीय भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता हो। स्थानीय रेडियो स्टेशन जो अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम शक्ति के एफएम ट्रांसमीटर से स्थानीय बोली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता हो। विविध भारती कमर्शियल नेटवर्क है, जिसका मुख्यालय बंबई में है। प्रसारण लोकप्रिय कमर्शियल डिस्क द्वारा सभी भाषाओं में इसमें एएम, शॉर्टवेव और एफएम ट्रांसमीटर्स की अपलिंकिंग सुविधा सहित प्रसारण होता है। इस विकास गाथा में आकाशवाणी के कुछ ऐतिहासिक प्रयोग भी शामिल है, किंतु जिलों में स्थापित लोकल रेडियो स्टेशन का नेटवर्क जो स्थानीय समुदाय की सेवा के लिए उद्देशित था, कल्पनाओं पर खरा नहीं उतरा। स्टेशन की नीति दिल्ली के मुख्यालय से नियंत्रित थी, अतः केंद्र स्थानीय रूप से अपना औचित्य और जुड़ाव सिद्ध नहीं कर पाए। स्थानीय समुदाय को यह कार्यक्रम प्रबंधन नीति और दैनिक प्रसारण में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब आकाशवाणी जन प्रसारण सेवा के रूप में कार्य कर रही थी, तब पूरी दुनिया में संचार नीति प्रसारण व्यवस्था को लेकर व्यापक बदलाव हो रहे थे, जो सीमांत लोगों और वंचित समुदाय की आवाजों को शामिल करने की मांग कर रहे थे। 9 फरवरी 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय विरुद्ध क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मामले में दिए गए इस फैसले में संचार पर राज्य के नियंत्रण को अपर्याप्त घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा, वायु तरंगे जन संपत्ति है और उसका उपयोग व्यापक जनहित में होना चाहिए। इस फैसले की मूल भावना ने यह संकेत दिया कि सरकार को प्रसारण पर एकाधिकार की नीति में बदलाव करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी प्रसारण माध्यमों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए इन्हें सरकारी एकाधिकार और नियंत्रण से मुक्त होकर जन नियंत्रित संस्थान से नियमित होना चाहिए। भारत में रेडियो प्रसारण सरकारी एकाधिकार से मुक्त हुआ
नवंबर 1999 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 40 शहरों में 140 प्राइवेट एफएम खोलने हेतु लाइसेंस की नीलामी की घोषणा की। यह रेडियो के व्यक्तिगत होने की दिशा में पहला चरण था। निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो लाइसेंस की नीलामी में भाग लेने आए थे, उन्हें फ्रीक्वेंसी का आवंटन करते समय सरकार ने इन सभी 40 शहरों में एक फ्रीक्वेंसी शैक्षणिक रेडियो के लिए सुरक्षित कर दी। ये सभी तरंगे इग्नू को दी गई ताकि दूरस्थ शिक्षा के केंद्र ज्ञानवाणी आरंभ किए जा सके। उसी दौरान सामुदायिक रेडियो के लिए एक विस्तृत नीति बनाने की प्रक्रिया जारी थी। सन 2003 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम फ्रीक्वेंसी 90.4 सामुदायिक रेडियो के लिए आरक्षित कर दी। कम शक्ति के ट्रांसमीटर जो 10-15 किलोमीटर क्षेत्र में प्रसारण कर सके, शैक्षणिक संस्थानों को आवंटित कर सामुदायिक रेडियो प्रोजेक्ट शुरू की गई, जिसमें सामुदायिक सहभागिता के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दी गई। इस योजना के तहत चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी को पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र का लाइसेंस मिला। अन्ना एफएम 90.4 ने 1 फरवरी 2004 से प्रसारण प्रारंभ किया। जुलाई 2005 में प्राइवेट एफएम लाइसेंसिंग नीति के दूसरे चरण में वायु तरंगों में प्रवेश सरल कर दिया गया। यह व्यावसायिक प्रसारकों के लिए था। 90 शहरों में 330 फ्रीक्वेंसी के लिए बोली लगाई गई। रेडियो मनोरंजन की दुनिया ने इस परिवर्तन का स्वागत किया और वायु तरंगे सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गई। शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसर में सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित करने हेतु लाइसेंसिंग प्रक्रिया जारी थी। इसी बीच उस सामुदायिक स्वामित्व पर बहस चल रही थी। सन 2007 के अंत तक 25 से अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्रों हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए और वहां से प्रसारण आरंभ भी हो गया। लाइसेंस हेतु 100 से अधिक प्रार्थना पत्र मंत्रालय में अभी भी लंबित है। कई स्वयंसेवी, अशासकीय और नागरिक संगठनों ने शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए कम शक्ति के ट्रांसमीटर की तरफ तथा ग्रामीण समुदायों को लाइसेंस देने की मांग करते हुए अपना आंदोलन जारी रखा। अंततः सन 2007 की अंतिम तिमाही में स्वयंसेवी यानी एनजीओ, अशासकीय संगठनों और नागरिक संगठनों को लाइसेंस स्वीकृत करने की नीति के पुनर्वलोकन के बाद प्रसारण की तीसरी श्रेणी सामुदायिक स्वामित्व अस्तित्व में आई। सामाजिक परिवर्तन के लिए सामुदायिक रेडियो फ्रीक्वेंसी लंबे और कष्टकारी आंदोलन के बाद दो अग्रणी समूहों माई राडा और एड इंडिया को स्वीकृति पत्र तथा सकाफा की अनुमति 2008 में आरंभ हुई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कम्युनिटी रेडियो में भारत में प्रसारण नीति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल को बने रहिए। धन्यवाद।